Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforced Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. So, अब development length क्या होता है? Development length और lap length is almost same. Okay, so development length is provided to transfer the stress from one rebar to the concrete. I mean, from rebar to the concrete. लैप में क्या होता था? लैप लेंथ में आप एक बार से दूसरे बार के ऊपर ट्रांसफर कर रहे थे स्ट्रेस, पर डेवलपमेंट लेंथ में क्या होगा? बार से आप कंक्रीट के ऊपर ट्रांसफर कर रहे स्ट्रेस को. So development length is provided from the face of the column. Development length will help in mobilizing the fixed end moments. The length of the development length depends on the diameter and the grade of a concrete. But for general construction, जो development length है, हम 50 into diameter of the bar भी ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कॉलम के आउटर फेस से जो इस तरह से आपने एल शेप दिया है ना, जो आपने कॉलम के आउटर फेस से इस तरह से जो आपने एल शेप दिया, उसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं. सिंपल. ओके. जो कॉलम के आउटर फेस से हमने इस तरह से जो एल हम मोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ. बस जो एल आप मोड़ते हो कॉलम के आउटर फेस से, आपको इतना जितना भी आप बेंड करोगे, ये सारे मेरा डेवलपमेंट लेंथ होगा. जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा कॉलम का आउटर फेस है, ये मेरा कॉलम का आउटर फेस है. दिस आउटर फेस ऑफ माय कॉलम. राइट, कॉलम का आउटर फेस यहाँ पे हो गया. और यहाँ से हमने अभी जो बेंडिंग किया है ना, जैसे यहाँ से बेंडिंग किया इस बार को और यहाँ तक हम लेके आ गए, तो ये जितने भी लेंथ होगा ना यहाँ से यहाँ पे, सो दिस इज माई डेवलपमेंट लेंथ. राइट, दिस इज माई डेवलपमेंट लेंथ. जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरा डेवलपमेंट लेंथ है. इसमें आप दोनों भी देख सकते हैं, यहाँ पे लैप लेंथ भी है, लैपिंग भी किया गया है यहाँ पे. तो ये जो पोर्शन है, अब देखो, बस कॉलम के आउटर फेस यहाँ पे, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है, ये मेरा डेवलपमेंट लेंथ है. राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट लेंथ. अब ये क्या करेगा? जितने भी लोड आएगा इस बार के ऊपर, वो ट्रांसफर करेगा इस कॉलम के ऊपर. सो इट इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम द रीबार टू द कॉन्क्रीट. या सो दो डिफरेंस आपको समझना है. ओवरलैपिंग मतलब इस तरह से लैपिंग करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज लैप लेंथ. और आपका डेवलपमेंट लेंथ, अगर यहाँ पे अगर आपको समझना है, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर. कॉलम के आउटर फेस से, इस कॉलम के आउटर फेस से यहाँ से ये जो लेंथ नीचे तक, दिस इज माई डेवलपमेंट लेंथ. ओके, दिस इज माई डेवलपमेंट लेंथ, दैट इज एल डी. डेवलपमेंट लेंथ को हम एल डी में लिखेंगे. अब यूजुअली जैसे मैंने समझा 50 टाइम्स का डायमीटर होता है, पर वो डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ डायमीटर ऑफ द बार. उसके लिए आपको एक फॉर्मूला को रेफर करना है. जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है लिमिट स्टेट ऑफ मेथड से. अब ज्यादा मत देखो, जो मैं समझा रहा हूँ बस एक बार इसको देखना है और कुछ नहीं. अगर मान लो आपका डायमीटर ऑफ द बार 12 mm है, और आपने 415 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो ग्रेड ऑफ द स्टील है, अगर उसको यूज किया, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको क्या करना है, इस तरह से फॉर्मूला के हिसाब से 46 इंटू डायमीटर ऑफ, जैसे मैं 50 समझाया था, यूजुअली हम 50 लेते, पर वो डिपेंड करेगा आपके डायमीटर ऑफ द बार एंड ग्रेड ऑफ स्टील. तो F415 के हिसाब से क्या होगा, 46 इंटू डायमीटर ऑफ द बार निकल के आएगा. तो इस तरह से कैलकुलेशन करना होता है. आपको नहीं करना है, इफ यू स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको करना पड़ेगा. अगर आप साइड पे काम करोगे देन 50 इंटू डी आप ले सकते हो. तो यूजुअली जो ड्राइंग्स हमें मिलता है साइड पे, तो इस तरह से लिखा जाता है कि आपको कौन सा ग्रेड का बार आप यूज कर रहे हो. जैसे F5 500 न्यूटन पर एम स्क्वायर का ग्रेड ऑफ रीबार आप यूज कर रहे हो, कौन सा डायमीटर का बार यूज कर, जैसे मान लो 20 mm का बार यूज कर रहे हो, और आपका ग्रेड ऑफ अ कॉन्क्रीट है M25. तो अगर 20 mm का बार यूज करोगे, अगर आपका ग्रेड ऑफ अ स्टील M25 है, तो आपको वो लेंथ कितना प्रोवाइड करना है, 975. जो आपका डेवलपमेंट लेंथ होगा, अगर जैसे मान लो मेरा कॉलम है और हमने डेवलपमेंट लेंथ इस तरह से प्रोवाइड किया, मेरा बार यहाँ से आ गया और मैंने इस तरह से मोड़ा इस बार को. ओके, तो मेरा ये जो डेवलपमेंट लेंथ होगा, डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से, यहाँ से ये पूरा एल शेप यहाँ तक, या मुझे कितना देना पड़ेगा, अगर मैं 20 डायमीटर का बार यूज कर रहा हूँ, अगर मैं 20 का यूज करूंगा और M25 ग्रेड ऑफ है, तो मुझे 971, यहाँ पे 971 लिखा है. तो आप क्या कर सकते हो, आप 970 आप 1000 भी प्रोवाइड कर सकते हो. 1000 आपका डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ पे. इस तरह से आपको साइड पे काम करना होगा. राइट, सो इट ऑल डिपेंड्स. तो इस तरह से ड्राइंग में दिया जाता है. तो इसमें अलग से दिया है, फिर कंप्रेशन के लिए अलग है, टेंशन के लिए. अगर आपका बार कंप्रेशन में है तो आपको इसको इस टेबल को रेफर करना है. अगर आपका बार टेंशन में है तो आपको इस तरह से रेफर करना है. राइट, या तो इसके लिए मैं आपको ऑटोकैड का ड्राइंग भी समझा दूंगा अकॉर्डिंग टू दैट भी.
तो दिस इज अ कैलकुलेशन, ये आपका कैलकुलेशन है, इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। और इस कैलकुलेशन को सीखना है, अगर आपको सीखना है तो IS 456 2000 अगर आप कोड बुक रेफर करोगे IS 456, तो यहाँ पे दिया है द डेवलपमेंट लेंथ इन LD इज गिवन बाय डायमीटर इंटू सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 टाउ BD। ये जो है पाई इज द डायमीटर ऑफ द बार, सिग्मा इज स्ट्रेस इन द बार एट द सेक्शन कंसिडर द डिजाइन लोड, एंड टाउ BD इज द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। अब ये डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस कितना है, तो उसके लिए आपको फिर इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा। अगर आप M25 का ग्रेड ऑफ बार यूज करोगे तो आपका टाउ BD निकल के आएगा 1.4। ओ 1.4 किसके लिए है, नॉर्मल स्टील प्लेन बार के लिए है। अगर आप HYSD बार यूज करोगे फिर आपको बढ़ाना है 25% अगर कंप्रेशन में है तो। ओके अगर आप HYSD बार यूज करोगे जैसे डिफॉर्म, तो ये जो आंसर है 1.4 को आपको 60% से बढ़ाना है। तो इस तरह से बहुत सारे क्लॉज है, एंड इस तरह से आपको कैलकुलेशन करने के बाद ही वो आंसर मिलेगा, कि जैसे हमने हमें मिला था 971 का, राइट। या तो इस तरह से हमें कर, पर इतना सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत, क्योंकि अगर आप जितना भी करोगे अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो 46 इंटू डायमीटर ऑफ द बार मिला, तो इसलिए इसलिए हम क्या करते हैं 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार लेके चलते हैं। अगर इस तरह से ड्राइंग में दिया जाता है देन विल फॉलो दिस, इफ नॉट आप 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार आप आसान से अपने साइड पे फॉलो कर सकते हो, एंड देयर इज नो इश्यू विद दैट। या अब उसके लिए जैसे वो सेम ड्राइंग का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। डेवलपमेंट लेंथ फॉर डिफॉर्म बार, डेवलपमेंट लेंथ फॉर डिफॉर्म बार। अगर स्टील आपका 5 Fe 500 का है तो करस्पॉन्डिंग टू कौन सा डायमीटर का बार है, अगर आपका 10 डायमीटर का बार है और M25 का ग्रेड है तो आपको 485 को यूज करना है। तो ये 445 कहाँ से मिलेगा इनको, 445 इनको मिला यहाँ से ही, इस तरह से इन लोगों ने कैलकुलेशन किया है। ओके दे हैव डन द कैलकुलेशन लाइक दिस, जो टाउ BD का, या इस तरह से इन्होंने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन करने के बाद उनको आंसर मिला है, डायरेक्टली उन्होंने इस तरह से टेबल में आपको दिया है, राइट। सो एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर वी नीड टू डू, और वैसे भी हम इसको एक बार करके रखना है, बस सेम कॉपी कॉपी पेस्ट ही करना है इन चीजों को। यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, राइट। या सो वी आर डन, डेवलपमेंट लेंथ हमने कवर किया, वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज स्लैब लेंथ। बस एक चीज बचा है, जैसे मैंने लास्ट स्लैब वाले में एक्सप्लेन किया था। ओके वो जैसे आप देख सकते हैं लेयर में हमने बार को प्रोवाइड किया, जिस फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। तो इन दो लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस आपको छोड़ना है, उसके लिए हमें IS 456 अगर हम रेफर करेंगे, इन दो बार के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस दैट यू आर सपोज टू लिव, व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस, उसके लिए आपको एक क्लॉज पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है, इट इज रिटन हियर, when there are two or more rows of the bar shall be vertically in line, and minimum the vertical distance between the bars shall be, first is minimum 15 mm तो होना ही होना है। अगर नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन, 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, 2/3 द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट, दिस इज सेकेंड। और मैक्सिमम साइज ऑफ द बार्स विच एवर इज ग्रेटर, इसका मतलब है तीन क्लॉज है। फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट इज आपको मिनिमम 15 mm तो रखना ही है। ओके चलो ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट, 2/3 मतलब 2/3 इंटू नॉमिनल साइज होता है यूजुअली जो हम एग्रीगेट यूज करेंगे 20 mm का यूज करेंगे, तो 40 डिवाइड बाई 3 मतलब 16.67 mm हो जाएगा सेकंड। थर्ड क्या है, थर्ड आपको मैक्सिमम साइज ऑफ बार विच एवर इज ग्रेटर। अब इन तीनों में जैसे अगर तीन लेयर दोगे, तो इन या मान लो ये दो लेयर में, फर्स्ट जैसे मान लो आपने फर्स्ट और सेकंड को कंसिडर किया, तो इसमें ऊपर यहाँ पे 4 बार है, नीचे 4 बार है, इसमें से कौन सा बहुत बिगर डायमीटर ऑफ द बार है, मान लो 25 mm का बार है, तो आपको 25 mm रखना है यहाँ पे। ओके अगर ऊपर वाले में मान लो इस ऊपर थर्ड लेयर में आपका 16 डायमीटर का बार है, और यहाँ पे आपका 12 डायमीटर का बार है, तो 12 और 16 में कौन सा बड़ा हो जाएगा, 16, तो यहाँ पे 16 करेंगे। तो इतना सब दिमाग नहीं लगाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा 20 या 25 का ही आंसर, देखो 15 तो वैसे भी नहीं देंगे, क्योंकि मिनिमम हम बीम्स में 16 20 25 डायमीटर का ही बार यूज करेंगे, मिनिमम तो 16 तो यूज ही करेंगे, तो 15 का क्रॉस तो चलेगा भी नहीं। और 2/3 ऑफ 20 तो हर बार कांस्टेंट ही निकल के आएगा, इन दोनों को वैसे भी हम यूज नहीं करेंगे। जो भी बिगर डायमीटर ऑफ द बार हम यूज करेंगे उसी को हम इसका हाइट, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस को मान के चलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर आपको निकल के आएगा 20 या 25 mm, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप इससे ज्यादा बार यूज करोगे इन दैट केस, नॉर्मल जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे वहां पे हमें 20 या 25 mm का बार ही हमें स्पेसिंग वहां पे प्रोवाइड करना है। तो इसलिए जब मैंने आपको स्पेसर बार दिखाया था, विल शो यू वन स्पेसर बार, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये जो बार आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया ना, ये वाला जो बार, दिस इज कॉल्ड ए स्पेसर बार, आई राइट इट हियर,
स्पेसर बार, या थोड़े लोग इसको पिन रिइंफोर्समेंट भी बुलाते हैं, पिन रिइंफोर्समेंट। ओके, इसका डायमीटर कैसे फाइंड करोगे? वेरी सिंपल, 20 या 25 mm, आप 20 mm भी प्रोवाइड कर सकते हो। डायमीटर है इसका, जो मतलब 20 mm का सरिया को कट करना है बस, नहीं तो 25 mm का भी आप कट कर सकते हो। और इन दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर के बीच में आप इस तरह से लगा सकते हो, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज पिन रिइंफोर्समेंट और स्पेसर बार। यहाँ पे भी आप देखो तो सेम थिंग यू कैन सी इट हियर एज वेल। तो इस तरह से हमने बार, तो इन दोनों के बीच में गैप बनाने के लिए हमें इसको यूज करना है। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसके थ्रू कंक्रीट को पास करेंगे तो कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स है इसके थ्रू पास नहीं होंगे। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट योर एग्रीगेट्स एंड कंक्रीट विल पास थ्रू दैट इजीली, हमें इस तरह से एक बार को प्रोवाइड करना है विच इज कॉल्ड ए स्पेसर बार। तो किस तरह से देखिएगा उस साइट में, विल शो यू वन इमेज। तो यहाँ पे भी इनको देना है, अभी फिलहाल तो इन लोगों ने इस वाले बीम में दिया नहीं, शायद एक बार खत्म होने के बाद देंगे। थोड़े कंस्ट्रक्शन साइट में उसको नहीं दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, बट प्रैक्टिकली यू हैव टू गिव इट। जैसे यहाँ पे भी देखो, नीचे भी इन्होंने दिया, जैसे हमने ऊपर देखा था, नीचे भी यहाँ पे अगर नीचे भी 2 लेयर में बार दिया है तो नीचे भी हमें देना पड़ेगा, राइट। एंड दिस इज दैट स्पेसर बार। तो इस तरह से अब इसका लेंथ कितना होगा, अब ये जो विड्थ होगा बीम का, उसका इधर से कवर माइनस कर देना बस। अगर 230 का विड्थ है, 25 इधर से 25 इधर से निकाल दो, 180 mm, तो 180 mm का कट करके यहाँ पे हमें लगाना है, जैसे इसके भी। और कितने पे लगाना है, यूजुअली क्या है कि तीन तीन या चार जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे एक सपोर्ट पे लगाओ, दो, जैसे एक यहाँ पे लगाओ और एक उस सपोर्ट पे लगाओ, बस। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आपको हर 1 मीटर में ऐसा प्रोवाइड करना है। हर 2 मीटर में एक बार, जैसे यहाँ से यहाँ पे अगर एक बार आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, इट्स इनफ, राइट। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको इतने डिस्टेंस पे लगाना है, बस आपको लगाना है ताकि वो वर्टिकल जो डिस्टेंस होगा वो बना रहे फर्स्ट। और एक चीज हमें जो समझना था इसके बारे में, एक और है। अभी हमने वर्टिकली देखा, एक और होता है हॉरिजॉन्टल। अभी हमने वर्टिकली देखा है ना, अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जैसे इन दो बार के बीच में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस हमें रखना है, सो दैट ऑल्सो वी नीड टू सी। यूजुअली वो 30 to 40 mm तो रखना ही है, इन दो बार के बीच में कितना रखना है, फॉर दैट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन reinforcing bar shall not be less than the greatest of the following. First is the diameter of the bar if the diameters are equal. First क्या है, जो भी आपके डायमीटर ऑफ द बार है उतना तो आपको मिनिमम स्पेसिंग रखना ही पड़ेगा। अगर आपने 25 mm का बार यूज किया या 20 mm का यूज किया, तो हमें मिनिमम कितना रखना है, जो भी हमने यूज किया। जैसे मान लो हमने 25 का यूज किया, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर्स आर अनइक्वल। ओके, फर्स्ट कंडीशन, जो भी डायमीटर आपने यूज किया, अगर 25 का यूज किया तो, अगर 16 का बार आपने यूज किया तो हम 16 प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने दो डायमीटर के बार यूज किए, जैसे बाहर वाले दो बार है, जैसे ए वाला बार और ए वाला बार आपका 25 का है, और 20 और बीच वाले ए और ए बार आपका 16 डायमीटर या 20 डायमीटर का है, तो द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार इफ द डायमीटर्स आर अनइक्वल। तो अभी 25 और 20 में कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो सेकंड ऑप्शन में 25 आएगा, जैसे यहाँ पे लिखेंगे। मान लो अगर हमने 16 डायमीटर बार यूज किया, अगर नहीं तो मान लो हमने 25 डायमीटर का बार यूज किया, अगर 2 डायमीटर का बार है। थर्ड इज 5 mm मोर देन द नॉमिनल साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। 5 mm मोर मतलब यूजुअली जो नॉमिनल साइज ऑफ द एग्रीगेट हम आरसीसी में यूज करेंगे 20 mm प्लस 5 mm, 5 mm मोर है ना, तो इस कम्स आउट टू बी 25 mm। तो इसका भी जैसे मैंने समझाया आपको, आपको यूजुअली मिनिमम 25 तो रखना ही है, पर अब ये तो पेपर में है, प्रैक्टिकली 25 रखने से भी अपना काम नहीं चलता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं इसको, हम यूजुअली इसको 30 to 40 में मिनिमम 30-35 हम रखेंगे इसके, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस। सो प्रैक्टिकली व्हाट वी डू, प्रैक्टिकली इन दो बार के बीच में हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 30 से 40 to 40 mm। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, this does not preclude the use of larger size of aggregate beyond the congested reinforcement in the same member. The size of aggregate may be reduced around the congested reinforcement to comply with this provision. तो यहाँ पे एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है, however greater horizontal distance than the minimum specified in A, मतलब ये वाला है, should be provided wherever possible. However, when the needle vibrators are used, the horizontal distance between the bar of the group may be reduced to 2/3 of the nominal size of the aggregate, provided that the sufficient space is left between the group of bars to enable the vibrator to be immersed, right? इसका मतलब है, अगर हम इतना तो हमें प्रोवाइड करना है, जैसे मैंने समझा, प्रैक्टिकली दैट इज नॉट पॉसिबल। जब हम इसमें इसके बीच में जब हम वाइब्रेटर को यूज करेंगे
तो क्या होगा फिर ब्लॉक, जैसे इसके बीच में जब हम वाइब्रेटर को यूज करेंगे वो ब्लॉक होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो यूजुअली हम क्या करेंगे, 2 बार के बीच में हम मिनिमम, इन 2 बार के बीच में हम क्या करेंगे, मिनिमम हम 30 to 40 mm, एटलीस्ट 35 तो रखेंगे हम। तो इट विल बी मिनिमम 35 mm, मिनिमम 35 mm, राइट। तो इस तरह से हम इसका डिटेलिंग करेंगे, राइट। जैसे मैंने, अगर आपको याद है, जैसे मैंने बीम का रिइंफोर्समेंट, बीम का डिटेलिंग आपको समझाया था एक्सेल शीट में। तो इसलिए मैंने कहा था कि 230 वाले, इसलिए हम क्या करते, अगर आपका बीम का साइज 230 mm है तो हम मैक्सिमम 3 बार को यूज अलाउ करेंगे, 2 या 3 बार। अगर आपका बीम का विड्थ 400 mm है तो हम मैक्सिमम 4 बार को ही अलाउ अलाउ करेंगे। अगर आप 5-6 बार अलाउ करोगे तो ये डिस्टेंस कम होगा, तो एग्रीगेट आपके अंदर तक नहीं चला जाएगा। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन माइंड, वी एज अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर हम क्या करेंगे, इससे हम इन चीजों को अडॉप्ट करेंगे, राइट। सो फॉर दैट वी हैव टू रेफर दिस कोड बुक्स एंड ऑल। इन कोड बुक में हर एक चीज दिया जाता है किस तरह से आपको करना है। आप इस क्लॉज को पढ़ सकते हो 26.3.2। या, so I hope you have enjoyed the lecture up to here. We'll see you back in the next lecture. Thank you.